गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कूलाम का नियम किस लिए उपयोग में होता है। कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को व्यक्त करता है, विद्युत बल को परिभाषित करता है, विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे कूलाम का नियम उपयोग में लेते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर अपने पास दो बिंदुवत स्थिर आवेश है, दो बिंदुवत स्थिर आवेश, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और साथ में ये अपन से ये कहता है कि इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे दो आवेश, एक तो Q1 और दूसरा अपन ने Q2 ले रखा है, जहाँ इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ये दोनों आवेश स्थिर है, बिंदुवत है। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी अपन ने स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम पर से कहता है कि इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे Q1 पहले आवेश का परिमाण, Q2 दूसरे आवेश का परिमाण, और यहाँ पे जो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, साथ में अपन से कहता है कि जो लगने वाला बल होता है वो इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी है स्मॉल r, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे आवेशों का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता है। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बल है उस बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है। मीन्स इनका अगर अपन परिमाण बढ़ाएंगे तो परिमाण बढ़ने से उनके मध्य आकर्षण बल का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। वैसे की वैसी यहाँ दूरी की बात करें तो इनके मध्य की दूरी को बढ़ाने पर बल का मान क्या होता है, घटता है। दो आवेश है, दोनों आवेशों को अगर अपन दूर दूर रखेंगे तो इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है उसका मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन इनको जैसे जैसे अपन पास लेके आएंगे मीन्स इनकी दूरी क्या घटेगी, दूरी घटने से विद्युत बल का मान बढ़ता है, क्योंकि ये क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी को अपन बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा, दूरी को अपन घटाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा। ठीक है, दोनों को अपन जब एक साथ लिखें तो यहाँ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों को अपन धनायन ले लेते हैं। ठीक है, इनके मध्य जो बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, जब दोनों समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और यहाँ पे ये जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे आवेशों का मान बढ़ाएंगे अपन, आवेशों के परिमाण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत बल का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ही अपन इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह जैसे ही अपन यहाँ से हटाएंगे इक्वल का साइन लाते हैं, और इक्वल के साइन के साथ अपन को एक कांस्टेंट लाना होता है। यहाँ पे अपन एक कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट आया K, जिसको अपन विद्युत स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे ये जो K आता है ये एक समानुपाती नियतांक है जिसको अपन विद्युत स्थिरांक बोलें। जैसे तो ये विद्युत स्थिरांक जो होता है ना, इसकी वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है कि ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों आवेश किस माध्यम में उपस्थित है। ठीक है, वैसे अगर अपन निर्वात की बात करें, तो निर्वात में इस K का जो मान होता है वो 9 × 10⁹। ठीक है, यहाँ से अगर इसके अपन मात्रक निकालें तो इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अपन ने बात की थी विद्युत स्थिरांक K की। यहाँ पे ये जो K होता है
ये जो k है उस k का मान माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेश उपस्थित है। मीन्स दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम उपस्थित है उस माध्यम पर इस k का मान निर्भर करता है। ठीक है, अगर अपन निर्वात या वायु की बात करें तो निर्वात में इसकी जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। जैसे अगर अपन माध्यम चेंज करेंगे, माध्यम चेंज करते ही अपने पास इस k का मान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन जब कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं तो कूलाम का नियम दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, साथ में ही दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित जो माध्यम होता है उस माध्यम पर निर्भर करता है। अगर अपन माध्यम परिवर्तित करते हैं तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो भी परिवर्तित होगा। ठीक है, वो अपन को कहाँ से समझ में आता है, यहाँ से आता है k से। ठीक है, ये जो k होता है इस k की जो वैल्यू है वो k = 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे ये जो k है इस k को अपन 1/4πε0 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जो ε0 है ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी। ये उस मीडियम की परमिटिविटी है। यहाँ पे जो ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है इस निर्वात की विद्युतशीलता की जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे जो k है उस k को अपन जो व्यक्त करते हैं वो 1/4πε0 से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये जो 1/4πε0 है इसमें जो ε0 है, ε0 है, इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू माध्यम पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ तो अपन फिलहाल बात कर रहे हैं निर्वात की, तो निर्वात के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर अपन मात्रक देखें तो इसका मात्रक जस्ट इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। इसका रिवर्स, इसका मीन्स इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बात अपन ये कर रहे थे कि k = 1/4πε0 है। ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अगर अपन इसको किसी माध्यम के लिए बात करें तो किसी माध्यम के लिए, यहाँ अपन किसी माध्यम के लिए बात करें तो किसी माध्यम के लिए k = 1/4πε होगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इस एप्सिलॉन को अपन माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पे अपन ने निर्वात के लिए k = 1/4πε0 का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जब किसी माध्यम के लिए बात करेंगे तो k = 1/4πε है। यहाँ पे एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। अपन ने यहाँ पे निर्वात में k का जो मान निकाला था वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। लेकिन अब ये जो बात करेंगे अपन, ये है अपने पास MKS पद्धति की बात करेंगे या अपन SI पद्धति की बात करें तो SI पद्धति में इसकी वैल्यू ये आती है। इस k की जो वैल्यू होती है वो CGS पद्धति की बात करेंगे तो CGS पद्धति में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस CGS पद्धति में इस k की वैल्यू होती है 1, है ना। यहाँ पे अगर अपन CGS की बात करें तो CGS पद्धति में k = कितना होता है, 1 होगा। जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कब होगी, जब इसको अपन CGS पद्धति में लिखेंगे। CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम की जगह क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में इस जो k की वैल्यू होगी वो k की वैल्यू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर होगी। तो अपन एक बार फिर इसकी बात करें, कूलाम का नियम, कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम के नियम के अनुसार जब दो आवेश होते हैं उनके मध्य जो विद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है।
दूरी पर निर्भर करता है, और साथ में दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। किस किस प्रकार से निर्भर करा वो अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अपन बात कर रहे थे कि जो विद्युत बल है वो विद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड अपने पास है परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक को अपन थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे थे कि आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है उस माध्यम पर विद्युत बल का मान निर्भर करता है। तो अपन क्या देखते हैं कि अपन ने ये देखा था कि निर्वात या वायु में जब भी दो आवेश उपस्थित होते हैं, ये अपने पास Q1 ये Q2, ठीक है, तो इनके मध्य जो लगने वाला जो विद्युत बल होता है उस बल का जो अधिकतम मान होता है वो होता है निर्वात में। इसका मीन्स ये है कि दोनों आवेशों के मध्य जब निर्वात होता है तो उस समय विद्युत बल का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। जैसे जैसे इनके मध्य अपन कोई भी कुचालक माध्यम रखेंगे तो कुचालक माध्यम रखने से इन आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे अपन इनके बीच में कुचालक माध्यम रखेंगे वैसे वैसे इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। और निर्वात में इनमें मध्य में लगने वाला जो विद्युत बल है मीन्स F निर्वात, यहाँ पे इस बल की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। यहाँ पे जो निर्वात है उस निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है। जैसे जैसे इसके मध्य कुचालक माध्यम अपन रखेंगे तो कुचालक माध्यम रखने से इस बल का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो परावैद्युतांक है उस परावैद्युतांक को जो परिभाषित किया हुआ है वो परिभाषित कुछ इस प्रकार से किया हुआ है। परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक इक्वल टू होता है आवेशों के मध्य माध्यम में आवेशों के मध्य विद्युत बल अपॉन माध्यम में आवेशों के मध्य विद्युत बल। यहाँ पे अपन ने जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसको जो परिभाषित किया हुआ है वो निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों के अनुपात के बराबर किया हुआ है। मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है उसको अपन ने क्या बोला हुआ है, परावैद्युतांक। तो यहाँ पे अगर अपन माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए अपन Fm से डिनोट कर देते हैं। यहाँ अगर अपन निर्वात है तो निर्वात को F0 से करते हैं। यहाँ माध्यम के लिए बात करें तो माध्यम के लिए अपन ने जो उपयोग में रखा है वो Fm। यहाँ पे अपन जो परावैद्युतांक है इस परावैद्युतांक को कैपिटल K से डिफाइन करते हैं। या तो अपन इस परावैद्युतांक को कैपिटल K से डिफाइन करेंगे या फिर अपन इसको एप्सिलॉन R से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपन को जो परावैद्युतांक है उसको या तो कैपिटल K से या फिर अपन उसको डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, एप्सिलॉन R से। इसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K परावैद्युतांक या फिर क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R इक्वल टू F0 अपॉन Fm है। यहाँ पे ये निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल और यहाँ पे जो Fm है वो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कब है, जब ये माध्यम में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इनको विद्युतशीलता के रूप में व्यक्त करना चाहें तो एप्सिलॉन R इक्वल टू, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये फॉर्मूला विद्युतशीलता के रूप में कुछ इस प्रकार से आता है। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे जब निर्वात के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो K Q1 Q2, K की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड की बात करें और यहाँ माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, ये सारा एक दूसरे से कैंसिल रहता है, ये एप्सिलॉन नोड नीचे और एप्सिलॉन का होता है ऊपर।
तो कुछ इस प्रकार से अपने पास जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एक ही है, ठीक है। ये दोनों क्या करेगी, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है उस विद्युत बल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास एप्सिलॉन आर है वो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड है। यहाँ पे अगर किसी माध्यम के लिए अपन विद्युतशीलता निकालेंगे तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसकी वैल्यू भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। अगर अपन धातुओं की बात करें तो धातुओं के लिए इस एप्सिलॉन आर या अपन परावैद्युतांक की बात करें तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अगर अपन जल की बात करें तो जल के लिए इसकी वैल्यू होती है 80, ठीक है। और अगर अपन जैसे एवोनाइट है, एम्बर है, उसके लिए अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.8 के समथिंग होती है। अगर अपन किसी और चीज़ें जैसे कांच के लिए बात करें तो कांच की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू लगभग 5 to 10 होती है, ठीक है। अगर अपन एप्सिलॉन आर की बात करें तो एप्सिलॉन आर एक क्या होगी, बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने पास विद्युतशीलता है, ये भी अपने पास विद्युतशीलता है, तो दोनों विद्युतशीलता है और इन दोनों का क्या है, रेशो है, आपेक्षिक राशियां हैं। तो आपेक्षिक राशियों की जो बीमा होती है, जो मात्रक होता है वो शून्य होता है, या अपन कहेंगे कि मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, ठीक है। कुछ वैल्यू अपन को ध्यान रखनी होती है परावैद्युतांक के लिए, जैसे अपन ने बात की थी धातुओं के लिए, धातुओं के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर दो आवेशों के मध्य अगर कोई सुचालक माध्यम है, चालक माध्यम है, तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो अपने पास जो परावैद्युतांक की बात थी वो परावैद्युतांक अपना किसी माध्यम के लिए, ये तो है किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, और ये पहला अपने पास है वो है निर्वात के लिए, और ये इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन आर है, ठीक है। एक बार इसको नोट, यहाँ पर कूलाम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो वो कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो कूलाम का नियम होता है, सबसे पहली बात करेंगे कि कूलाम का नियम स्थिर आवेश के लिए कार्य करता है। अगर आवेश गतिशील होगा तो वहाँ कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आवेश गतिशील होता है तो गतिशील आवेश में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर अपन जब आवेश गतिशील होगा तो वहाँ केवल और केवल अपन कूलाम का नियम उपयोग में नहीं ले सकते। दूसरी बात अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो बिंदु आवेश के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये अपन फिर बात करेंगे कि जो कूलाम का नियम है वो बिंदु आवेश और स्थिर आवेश के लिए बात करें। अगली बात करें तो जो कूलाम का नियम होता है वो 10⁻⁻15 मीटर, कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए अप्लाई होता है। अगर दो आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है तो ही कूलाम का नियम कार्य करता है। मीन्स दूसरी भाषा में अगर अपन बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि अगर दो आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर है तो कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता। इसका मीन्स ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, जैसे नाभिक की बात करें, नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है, तो वहाँ पर कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता। तो कूलाम के नियम के लिए अपन को जो दूरी है, आवेशों के मध्य की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन जब तथ्यों की बात करें तो अपन कहेंगे कि अगर कूलाम का नियम अप्लाई होगा तो कब होगा, जब उनके मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है। अगली बात करें तो अपन यूँ कहेंगे कि कूलाम का जो नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। वो कैसे करता है, अपन को पता है कि जब भी दो आवेशों के मध्य विद्युत बल कार्य करता है तो ये वाला आवेश दूसरे वाले पे फोर्स अप्लाई करता है और ये वाला इसके ऊपर करेगा, और जो आवेश होता है वो आवेश दोनों
सॉरी जो बल होता है वो बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। तो ये वाला आवेश इसके ऊपर जितना बल आरोपित करता है उतना के उतना ही बल ये वाला आवेश इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों की जो दोनों बलों की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो अपन ये कहेंगे कि ये जो विद्युत बल होता है वो एक प्रकार का केंद्रीय बल है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है वो आवेश के केंद्र की ओर होती है। एक और बात करें अपन तो अपन ये कहेंगे कि जो विद्युत बल होता है वो एक संरक्षी बल है। विद्युत बल जो है वो क्या है? एक संरक्षी बल है। तो अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन जो विद्युत बल है उसका अपन सदिश निरूपण करेंगे कि इसको अपन सदिश रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत बल है वो एक क्या है? सदिश राशि है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो बिंदुवत आवेश लेते हैं। ये दो बिंदुवत आवेश अपन ने Q1 ले लिया जिसका अपन स्थिति सदिश R1 वेक्टर, और दूसरा अपन जो आवेश ले रहे हैं इसका स्थिति सदिश अपन ने R2 वेक्टर, और ये वाला जो आवेश है वो अपन ले लेते हैं Q2। ठीक है, यहाँ पे अपने पास इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपन ने निर्देशांकों में ये इसका ज्यामितीय निर्देशांक, ये इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, यहाँ पे अपन ने क्या किया, दो आवेश लिए, एक Q1 और दूसरा Q2। एक का स्थिति सदिश अपने पास R1 वेक्टर है, दूसरे का है R2 वेक्टर। अपन इसको कुछ नाम भी दे देते हैं। इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देता है B। ठीक है, अब अपन को पता है ये जो अगर अपन मान के चलते हैं कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो यहाँ पर जो आवेश है वो समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, मीन्स ये वाला इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये वाला इसके ऊपर। तो ये जो फोर्स है इसको अपन बोलेंगे F21 वेक्टर। इसका मीन्स इसको अगर अपन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अपन कि 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है उसको F21 वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे 2 पे अप्लाई हो रहा है किसके कारण? 1 के कारण। ऐसे कैसी इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसको अपन F12 वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि 1 पर 2 के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण क्या हो रहा है? बल हो रहा है, बल आरोपित हो रहा है, जिसको अपन ने क्या बोला? F21 वेक्टर। ठीक है, ये वाली जो है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपन को इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको अपन विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन को मान लो F21 फाइंड आउट करना है तो F21 के लिए अपन को जो इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन लेनी है वो कुछ इस तरह होगी, और इसको अपन R21 वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो हाँ, अपन को इसको क्या है? सदिश रूप में व्यक्त करना है। तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपन F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे अपन को इन दोनों के मध्य की दूरी लेनी है। तो दूरी की जगह अपन यहाँ पे जो उपयोग में लेंगे वो लेंगे विस्थापन। तो यहाँ पे जो विस्थापन आएगा वो विस्थापन अपने पास R21 वेक्टर है, जिसका अपन को परिमाण लेना है और परिमाण का क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, तो अभी भी ये क्या है? एक अदिश रूप में है। तो इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन को पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? 2 1 जो विस्थापन है उस 2 1 की डायरेक्शन में है। तो अपन इसको एक यूनिट वेक्टर एकांक सदिश के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन ये वाला फोर्स अप्लाई लेते हैं, ये वाला फोर्स की अगर बात करेंगे ना, तो ये वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो R21 के क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। चूंकि R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, क्योंकि दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है, जो अपन को यहाँ से दिख भी रही है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें इस R21 को, अगर अपन को इन स्थिति सदिशों के रूप में व्यक्त करना है तो अपन यहाँ पे त्रिभुज नियम का उपयोग कर सकते हैं। सदिशों का जो त्रिभुज नियम है, सदिशों का त्रिभुज नियम अपन से क्या कहता है? त्रिभुजों का नियम कहता है कि अगर अपने पास दो सदिश हैं, उन दो सदिशों को अपन त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली जो तीसरी भुजा है
वो विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन अच्छे से देखें तो एक तो अपन को R1 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों क्रमागत सदिश दिख रहे हैं, दोनों क्रमागत भुजाएं दिख रही है। ठीक है, तो इसको ये जो बंद करने वाली तीसरी भुजा वो भी अपन को दिख रही है, जो R2 वेक्टर से अपन ने व्यक्त कर रखा है वो इसके कैसे है, विपरीत क्रम में है और बंद करने वाली है। तो अपन इसको यहाँ पे R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, तो यहाँ अपन को R2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मिला। ठीक है, अगर अपन ये वाली बात दूसरे वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली R2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो अपन ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अपन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसको अपन यहाँ पुट करेंगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और अपन यहाँ पे जो पुट करेंगे वो R21 कैप। तो इस तरह से अपन कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपन को पता है कि ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, तो यहाँ अगर अपन F12 वेक्टर की बात करें तो उसकी वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और ये R12 कैप। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो इनका ये जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो यहाँ ये जो है वो अपने पास है कूलाम नियम या अपन विद्युत बल, उसका क्या है, सदिश निरूपण। इसके लिए अपन ने कुछ नहीं, दो बिंदुवत आवेश लिए, उनके अपन ने स्थिति सदिश अज्यूम किए, उन पर लगने वाला जो बल है उस बल को अपन ने व्यक्त किया और इजीली अपन ने कूलाम का नियम अप्लाई कर दिया, जिसमें अपन को थोड़ा से सदिशों के योग की त्रिभुज नियम की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग करके अपन इजीली इस सदिश निरूपण को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अपन बात करें, एक अपने पास एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल अपन से कह रहा है कि दो अपने पास समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अपन से कि दो आवेश है अपने पास, ये वाला आवेश Q है, दूसरा वाला आवेश ये भी Q है, दोनों समान है, दोनों की प्रकृति भी समान है, दोनों के मध्य की जो दूरी अपन को दे रखी है वो 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, और इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो F इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, अब अपन को ये पता लगाना है कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं कि इन आवेशों पर, इन आयनों पर पहले तो कितना आवेश है। तो अपन आवेश का परिमाण निकालते हैं। ठीक है, अपन को बल दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो अपन को ज्ञात करना है इन पर आवेश। तो आवेश के लिए अपन कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे। कूलाम के नियम से F इक्वल टू K Q1 Q2, तो यहाँ पे दोनों आवेश समान है, इसलिए Q²/R²। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे Q² का मान निकालने की। तो यहाँ पे जो Q² बराबर होगा, ये सबको अपन क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अपन ने F की वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू 3.7 इंटू 10⁻⁹। R की बात करें तो R कितना हो गया अपने पास, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसका भी अपन को स्क्वायर, और K की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अपन ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके इसको सोल्व करेंगे।
तो यहाँ अपने पास क्यू स्क्वायर, ये कितना हुआ 25 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके अपने पास आ गया 3.7 इंटू ये है 10 टू, ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 18, ये 25 मल्टीप्लाई बाई -20 अपॉन 9। इसको अपन को सोल्व करते हैं। अपन इसको सोल्व करें तो अपन को तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू अपन को क्यू निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्यू की वैल्यू को अपन सोल्व करेंगे, ये माइनस कितना हुआ -38, इसका अगर अपन को स्क्वायर रूट करना है तो ये 10 टू पावर -19। अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे रूट निकालेंगे, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अपने पास आएगी वो q इक्वल टू 3.2। ठीक है, तो अपने पास जो चार्ज आया उस पर कुल आवेश आया, वो कुल आवेश q इक्वल टू 3.2